तो आज के लेक्चर का जो टाइटल है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का मतलब है कि आप किसी चीज को, जैसे इंजीनियरिंग का हम आम मतलब लेते हैं कि कुछ बनाना, तो हम यानी कि जीन्स को लेके नई चीजें बना रहे हैं, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है। तो इंसानी तारीख में ऐसा है कि कई हजारों वर्ष से, जब से इंसान ने ज़राअत शुरू की, खेती बाड़ी शुरू की, जानवर पालने शुरू किए, तो हमेशा ये तगदो रही कि बेहतर से बेहतर जानवर हासिल किया जाए। मसलन तेज भागने वाला घोड़ा हो, और जानवर ऐसे हो जो ज्यादा गोश्त दे सकें, गाय ऐसी हो जो ज्यादा दूध दे सके। और अगर हम गंदम उगाते हैं तो हमारी गंदम में एक खेत में लगे हुए एक सर्टेन एरिया में बहुत झाड़ उसका बहुत ज्यादा हो। और अगर हम ऐसे पौधे लगाए हुए हैं जो जो जिनमें से हमने तेल कशीद करना है, तो उसके बीजों में तेल ज्यादा हो, यानी महावर्तन के उन तेलों में तेल ज्यादा हो। तो इसको करने के लिए इंसान ने एक तरीका अख्तियार किया जिसको कहते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब होता है कि एक तरह के, दो तरह के मुख्तलिफ स्पीशीज लेके उनको आपस में ब्रीड करवाया जाए, ताकि उनमें से, दोनों में से होपफुली जो अच्छी खसूसियात हैं वो दोनों में आ जाएंगी। इसकी अभी हम मिसाल आपको दिखाएंगे। तो लेकिन आम तौर पे आप ये देख सकते हैं कि ये, चूंकि हमने ख़ास तौर पे जानवरों में, जो अगर कोई एक साल के बाद वो ब्रीड करता है, एक साल के बाद उसकी आगे नस्ल चलती है, या पौधों में, पौधे जो हर साल जाके तो झाड़ देते हैं, फूल देते हैं, फल देते हैं, तो इनमें ये अमल जो है आमतौर पे बहुत आहिस्ता, स्लो हो जाता है, आहिस्ता हो जाता है, और कई कई साल लग जाते हैं असल जो जिस चीज को हम हासिल करना चाहते हैं उसको उसको पाने में। तो यहाँ पे पहले इसी जो जो कुछ नेचुरली जो इंसान ने जो तगदो की इस मामले में, उसमें कुछ हम मिसालें लेते हैं, बात करते हैं। तो ये देखिए, ये तीन तस्वीरें हैं। तो इसमें लेफ्ट साइड पे आपको एक गधे की तस्वीर नजर आ रही होगी, और बिल्कुल दाएं साइड पे एक घोड़े की। तो गधे और घोड़े ये दो मुख्तलिफ स्पीशीज हैं, और इनमें क्रोमोसोम्स की तादाद भी फर्क है। लेकिन अगर आप एक मेल गधा लें और एक घोड़ी लें जिसको मेयर कहते हैं, तो आपको एक जानवर हासिल होगा जिसका जिसका को म्यूल कहते हैं। उर्दू में इसको खच्चर कहते हैं। आपके जहन में ये भी सवाल पैदा होगा कि इसका उलट भी तो हो सकता है कि आप एक फीमेल डंकी ले लें और एक मेल हॉर्स ले लें जिसको स्टैलियन कहते हैं, तो इसको इंग्लिश में हिनी कहते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसको उर्दू में हैन कहते हैं। लेकिन अभी हम खच्चर की बात कर रहे हैं। तो खच्चर, इसका फायदा क्या हुआ आपको? मेरा ख्याल है इतनी तो समझ होगी कि आपको घोड़े की खुसूसियात और गधे की खुसूसियात के बारे में बखूबी इल्म होगा। तो अब देखिए कि ये जो म्यूल होता है ये क्या होता है। म्यूल में ये खुसूसियत हो जाती है कि ये ज्यादा सब्र वाला जानवर है, ये ज्यादा हार्डी है, और इसकी घोड़े से उम्र ज्यादा है। और दूसरी तरफ ये, जैसे कहते हैं ना, गधा बड़ा अड़ियल जानवर है, कहीं अड़ जाए तो चलता ही नहीं है। और लेकिन ये म्यूल जो है, इसमें घोड़े की कुछ खुसूसियात लेके, तो ये उस गधे से कम अड़ियल है, फौरन आपका कहना मानता है जिस तरह घोड़ा कहना मानता है। और ये घोड़े से कई दर्जे ज्यादा इंटेलिजेंट, ज़हीन है। ये देखिए, ये एक तस्वीर किस चीज की है, ये कीनू है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुदरती तौर पे शुरू से कीनू जो है, कीनू का फल वो मौजूद नहीं था, लेकिन दो मुख्तलिफ किस्म के सिट्रस के फलों को लेके उनको क्रॉस ब्रीड करवाया गया,
और पहली दफा दुनिया में किनू 1935 में मुतारफ कराया गया। और अब हमारे यहाँ तो ये काफ़ी सारा पाकिस्तान में और बहुत पंजाब में ख़ास तौर पे इसकी बहुत ज़्यादा काश्त होती है। ओके, सो अब हम ये बात तो हो गई जो इंसान आज तक एक तरह से किस तरह क्रॉस ब्रीडिंग से अच्छी अच्छी नस्लें फलों की खुराक की जानवरों की पैदा करता रहा। लेकिन मौजूदा दौर की जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में अब हम बात करते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसको जेनेटिक मॉडिफिकेशन भी कहते हैं और जेनेटिक मैनिपुलेशन भी कहते हैं, एक ही मतलब है इनका। इसमें होता क्या है? इसमें ये होता है कि हम जीन के स्ट्रक्चर को तब्दील कर देते हैं, यानी कि जेनेटिक स्ट्रक्चर को डीएनए में जाके उसके कोई वहां पे जो जीन है उसको या तो निकाल देते हैं और उसको डीएनए को दोबारा बंद कर देते हैं, या वहां पे एक नया डीएनए का टुकड़ा डाल देते हैं। तो इससे फायदा ये होता है कि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग ये जीन डायरेक्टली एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल देता है। तो इसमें आपको लंबी उनकी नस्लों को अगले साल तक के जानवर को क्रॉस ब्रीड करवाया है कि अगले साल वो बच्चा देगा, उसको हम चेक करेंगे सही है तो फिर आगे फिर उसको क्रॉस ब्रीड कराएंगे। इतना इंतजार नहीं करना पड़ता। तो जाहिर है ये जो अभी हमने कहा जेनेटिक मॉडिफिकेशन या जेनेटिक मैनिपुलेशन, दोनों में जी और एम आ रहा है। तो इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड या जीएम ये चीजें कहते हैं, और या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जीएमओज कहते हैं। तो दिलचस्प बात यह है कि जो नया डीएनए डाला जाता है वो या तो कहीं से ऑलरेडी, जैसे हमने इंसुलिन के केस में देखा था कि हमने इंसान के जीन डीएनए का पूरा वो टुकड़ा जो एक इंसुलिन बनाने का जीन है उसको ले जाके तो बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में डाल दिया। तो इस केस में इसको रिकम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। लेकिन ऐसे भी अब तजर्बे हुए हैं कि लोगों ने अगर जीन तो उनको पता है, लेकिन वो बजाय इंसान से लेने के वो पूरे का पूरा इंसुलिन का जीन एक एक न्यूक्लियोटाइड करके बना भी सकते। तो डीएनए जो है रिकम्बिनेंट डीएनए होगा या मसनूई तौर पर बनाया हुआ डीएनए होगा। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग की चंद इकसाम है। तो अगर तो वो उसी स्पीशीज में से लिया हो तो वो सिसजेनिक कहलाएगा, और अगर जेनेटिक मटेरियल दूसरी स्पीशीज से लिया हो तो वो ट्रांसजेनिक कहलाएगा। मिसाल के तौर पे जो हमारा किनू वाली मिसाल थी, अगर उसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से किनू को बनाते तो वो सिसजेनिक कहलाता। लेकिन जो म्यूर वाली एग्जांपल थी वो चूंकि दोनों हमने बताया था कि गधे और घोड़े के क्रोमोसोम्स की तादाद एक जैसी नहीं है, तो वो एक स्पीशीज नहीं है, बोला दो स्पीशीज है, तो वो जो है वो ट्रांसजेनिक कहलाएगा। और जब हमने ये भी बात की कि बाज़ हम जीन्स को निकाल भी देते हैं, मतलब जीन डालने के साथ साथ जीन को हम किक आउट कर देते हैं या नॉक आउट कर देते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को या इस प्रोसेस को हम नॉकआउट कहते हैं, और ऐसे प्रोसेस को नॉकआउट ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो सिसजेनिक, ट्रांसजेनिक और नॉकआउट। अब हम आ जाते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले इसमें जो है वो ज़राअत है, एग्रीकल्चर। तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यही है कि मेक्स प्लांट्स मोर प्रोडक्टिव, यानी कि उनका झाड़ ज्यादा हो, उनमें ज्यादा, एक दरख्त है उसमें फल ज्यादा लगे, फल की जो है वो, या हम कोई और फसल उगाना चाहते हैं जो ज्यादा न्यूट्रिशन हो, उसमें उसमें प्रोटीन ज्यादा हो, वो उसमें बीमारियों से मुदाफत हो, और या ऐसे पौधे हों जो खाद कम इस्तेमाल करते हो। तो
जी हाँ, ऐसे जेनेटिकली प्रोग्राम्ड पौधे बना लिए गए हैं कि जो जिनमें हाई प्रोटीन देते हैं वो, और वो सख्त गर्मी में भी उग सकते हैं, और वो बारिश अगर ज़्यादा हो तो जिन इलाकों में अगर पहले वो नहीं उगते थे तो वो उसमें वो उग सकते हैं और उन बीमारियों से भी दिफा कर सकते हैं। कुछ पौधे अपनी खाद खुद बना लेते हैं और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया कि वो अपने अंदर कीड़ों से लड़ाई करने वाली दवाइयां, इंसेक्टिसाइड खुद बना लेते हैं। और आपको पता होगा कि हमारी कुछ चीजें ऐसे पौधे होते हैं जैसे लेज्यूम्स वगैरह, दालें, जो फिजा से नाइट्रोजन हवा से लेके खुद उसको यूज कर लेती है, तो हमें नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर नहीं डालने पड़ते। तो अब ऐसे जेनेटिक इंजीनियरिंग से बाकी पौधों में भी ये खसूसियत डाल दी गई है कि वो नाइट्रोजन हवा से लेके उसको इस्तेमाल कर लें और हमें उनमें फर्टिलाइजर कम डालना पड़े, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर खास तौर पर। बेशुमार ऐसे पौधे और बनाए गए हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग से, जिनमें तंबाकू है, आलू है, मकई है, कॉटन है, कपास और सरसों का तेल है, वाले पौधा है कि इनमें जो है इन ये अगेन पेस्ट से जो कीड़े होते हैं उनसे दिफा कर सकें और जो झाड़ी बूटियां होती हैं उनसे भी ये बच सकें। एक और चीज है जी, बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस थोरेंजिनेसिस, मुख्तसरन इसको बीटी कहते हैं। तो ये इसमें ये खुसूसियत थी कि ये एक ऐसी प्रोटीन बनाता है कि जिससे फसलों के कीड़े मर जाते हैं। तो साइंसदानों ने क्या किया कि इसमें से वो जीन तलाश कर लिया कि जो ये प्रोटीन बनाता है, और उसको जीन को उठा के तो टमाटर और तंबाकू के पौधे में डाल दिया। तो उससे नतीजा क्या हुआ कि वो पौधा खुद ये प्रोटीन बना लेता है, तो अब उसको वो कीड़े जैसे उसके करीब आते हैं तो वो मर जाता है। और इसी तरह एक बायोटेक कंपनी है जिसने एक जीन और निकाल ढूंढ दरियाफ्त किया है, बैक्टीरियल जीन, जो कि चीज़ों को डिटॉक्सिफाई करता है। और टोबैको में एक चीज़ बहुत नुकसानदेह होती है जिसको कहते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस, TMV। तो उन्होंने ये किया कि ये इससे भी पौधे को बचा लेता है। अच्छा, दरख्तों में नए दरख्त अच्छे जो मोटे हों, अच्छी लकड़ी देते हों, वो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाए जा सकते हैं। हाँ, आगे हम जाके जब माहौलियात की बात करेंगे तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाए गए हैं कि जो माहौलियाती आलूदगी को जो है वो कम करते हैं। आपने कई दफ़े सुना होगा कि समुद्र में टैंकर डूब गया है और तेल फैल गया है, तो वहाँ पे ऐसे बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का स्प्रे कर दिया जाता है कि जो तेल को खा के उनको डिग्रेड करना शुरू कर देता है। तो अभी बहुत काम हो रहा है कि ऐसे ऐसे फसलें बनाई जाएं जेनेटिक इंजीनियरिंग से जिनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग का हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बीमारियों से दिफा हो जाए, सीड में प्रोटीन ज्यादा हो जाए, क्रॉप यील्ड ज्यादा हो जाए, और ऐसे जीन्स भी निकाल दिए जाएं जिनकी वजह से उनको कुछ बीमारियां लाक होती हों। और दूसरी बात, आखिरी बात, ऐसी जेनेटिक इंजीनियरिंग प्लांट्स भी बनाए गए जो कि फोटो सिंथेटिक एफिशिएंसी, यानी कि सूरज की रोशनी को और बेहतर इस्तेमाल करके, वही बात है कि जितना वो बेहतर इस्तेमाल, आपको पता होगा पौधे की ग्रोथ के लिए 2-3 चीज़ों की ज़रूरत है, हवा, पानी और रोशनी। तो रोशनी को अगर वो सही इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा बढ़ेंगे।
इसके बाद हम आते हैं मेडिसिन पे कि मेडिसिन में क्या इस्तेमाल है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है इसने बहुत एक रेवोल्यूशन इनकलाब ले आए हैं मेडिसिन में, दवाइयों। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और को इस तरह मैनिपुलेट किया जाता है कि वो हमारे लिए ड्रग्स, वैक्सीन, एंजाइम्स और हार्मोन्स बना सकें बहुत कम कीमत पर। एक और चीज जो मेडिसिन में है कि जीन थेरेपी। इसका मतलब ये है कि किसी इंसान में अगर कोई उसका जीन सही काम ना कर रहा हो, कई बीमारियां हैं वो जीन सही काम ना करने की वजह से होती हैं, तो वो जीन निकाल के सेहतमंद जीन डाल दें, इसको जीन थेरेपी कहते हैं। कई मौरूसी अमराज होते हैं, लाइक हेमोफीलिया। हेमोफीलिया एक ऐसी बीमारी होती है कि जिसमें इंसान का खून कट लग जाए तो बंद नहीं होता, और ये मौरूसी बीमारी है। तो इसमें भी एक जीन की गैर मौजूदगी की वजह से या तो वो जीन मौजूद ही नहीं है या वो नाकारा है, तो उसको ये किया जाता है कि उस जीन को निकाल के उसमें सेहतमंद जीन डाल दिया जाए, तो ये बीमारी, इससे आदमी को छुटकारा मिल सकता है। प्रोटीन मेकअप, जैसे हमने पौधों में बात की, इसी तरह जानवरों में भी हो सकती है। वैक्सीन, वैक्सीन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आपने ऑलरेडी सुन, हमने बता दिया था कि एक तरीका जैसे कोविड की वैक्सीन किस तरह बनी थी, अब और भी तरीके हैं जिसमें एक एंटीबॉडीज वगैरह इन्वॉल्व होती हैं तो बन सकती हैं। जीन क्लोनिंग, जीन क्लोनिंग का जो प्रोसेस था वो जब हमने इंसुलिन बनाने की बात की थी तो उसमें जीन क्लोनिंग का प्रोसेस, क्लोनिंग यही होती है कि जब आप एक जैसे बैक्टीरिया बनाते जाएं तो वो जीन क्लोनिंग कहलाती है। तो इस सिलसिले में वैक्सीन्स बन चुकी हैं, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा और बेशुमार और अमराज के, जिसमें जानवरों के भी अमराज शामिल है। ये फुट एंड माउथ डिजीज होता है जो गाय भैंसों को होता है। हार्मोन्स, अभी हमने बात की, इंसुलिन एक हार्मोन था। तो पहले क्या होता था कि ये हार्मोन जो जानवरों के लबलबे से कशीद किया जाता था और वो फिर इंसान में इस्तेमाल होता था। ये ना सिर्फ बहुत स्लो प्रोसेस था, महंगा भी था, और इसमें बहुत कम हमें मकदार मिलती थी, और कई लोग फिर जानवर के वैक्सीन से एलर्जिक भी होते थे। तो इसलिए हमने देखा कि जब हमने डीएनए टेक्नोलॉजी से कैसे वैक्सीन बनाई, और पहले दफ़ा ये 1982 में इस्तेमाल हुई। इस तरह बेशुमार और हार्मोन्स हैं जो कि बनाए जा सकते हैं। और एक और चीज़ है लिम्फोकाइंस। ये प्रोटीन्स होती हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। इम्यून सिस्टम होता है कि जब हमारे जो बाहर से कोई चीज़ हमें अटैक करती है तो हमारे अंदर एक कुदरती मुदाफ़ियाती सिस्टम है जिसे इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो एक रोल प्ले करता है वो इंटरफेरॉन एक दवाई है जो बनाई गई है, और ये ऐसे बीमारियों को काम करती है जिनमें आम में इलाज मौजूद नहीं है, जैसे कि यहाँ तक कि कैंसर। और ये जो दवाइयाँ इस किस्म की, ये बैक्टीरियल सेल में बहुत बड़ी तादाद में बनाई जा सकती है, जिस तरह इंसुलिन बनाई गई थी। और फिर वही बात कि ये लिम्फोकाइंस जो हैं, ये एड्स एक बहुत बुरी बीमारी है, उसके खिलाफ भी काम करती है। ये एक और दवा हार्मोन है या ड्रग है जिसको इस्तेमाल किया जाता है कि ये अगर किसी इंसान की, जानवर की ग्रोथ ना हो रही हो, तो बढ़ ना रहा हो, मतलब हम देख कहते जी कि ये इसका तो ना कद बढ़ रहा है ना ये कुछ खाता पीता है, तो वहां पे ये इस्तेमाल होती है।
वही बात, हेमोफीलिया, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। हेमोफीलिया में क्या होता है कि आपके ब्लड क्लॉटिंग जो है वो नहीं काम कर रहे। यहाँ पे और हिसाब है कि अगर आपके कोरोनरी में रगों में खून जमना शुरू हो जाए तो, या कोलेस्ट्रॉल या खून जमना शुरू हो जाए तो आपके दिल की शरियानें बंद हो जाएंगी। तो इसके लिए जेनेटिकली इंजीनियर्ड टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर एंजाइम ये बना दी जाती हैं। तो ये भी जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग से इसको बनाने का अमल जारी है। कैंसर की दवाइयाँ बहुत बुरा मर्ज है, तो इसके लिए एंटीबॉडीज जो हैं क्लोन की जाती हैं और सिंगल से करके। तो और आगे एक और जो है इस्तेमाल बायोटेक्नोलॉजी का, वो है एनर्जी प्रोडक्शन। कि हम अभी अब देखेंगे इस सिलसिले में ऐसे क्रॉप्स, ऐसे पौधे जिनमें हमें बायोफ्यूल्स मिल सके, वो बहुत, जिनमें बायोमास ज़्यादा हो, यानी कि जिनके झाड़ अपना फल भी हो, और जब उनको हम प्रेस करें तो या तो उनको उनमें से तेल बहुत ज़्यादा निकल सके जिसको हम फिर ईंधन के तौर पे इस्तेमाल कर सकें, या उनको पहले हम अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकें, जिसको या तो अल्कोहल, कई मुल्कों में अल्कोहल कारों में यूज़ होता है पेट्रोल के साथ साथ, या बिल्कुल प्योर अल्कोहल भी यूज़ होता है गाड़ी चलाने के लिए। ब्राज़ील एक मुल्क है जहाँ पे ऐसी गाड़ियाँ चलती हैं जो 100% अल्कोहल पे चलती हैं, लेकिन और मुल्कों में ऐसे फ्यूल अवेलेबल हैं जिसमें 10%, 20%, 30% अल्कोहल होता है, बाकी पेट्रोल होता है। तो या फिर आप उसके अल्कोहल को या तेल जो निकलते हैं उनको आप और डीजल में या इसमें तब्दील कर सकें। तो ऐसे जेनेटिकली इंजीनियर्ड मतलब पौधे बनाए गए हैं जिसमें। और फिर एक और चीज है कि अगर हम आसानी से इन पौधों का जो पीछे बच जाने वाला वेस्ट है, जैसे आपने गंदम काटी है तो पीछे जो झाड़ बच जाता है, जैसे आपने कोई और फसल काटी है तो पीछे जो उसके जब उसके दाने हम अलग कर लेते हैं, जो पीछे जो बच जाता है, उससे हम किस तरीके से आसानी से मीथेन बना सके। तो मीथेन आपको पता है, हमारी ये जो सुई घर में गैस आती है, ये मीथेन है, सुई गैस, ये मीथेन है। तो मीथेन अगर हम बना लेते हैं तो मीथेन को हम बड़ी अच्छी तरह एक ईंधन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास ऐसे तरीके आ जाएं जेनेटिकली इंजीनियर कि हम उन्हें अच्छी तरीके से मीथेन में कन्वर्ट सकें, तो ये बहुत अच्छी बात है। आखिर में हम बात करते हैं कि इंडस्ट्री में क्या एप्लीकेशंस हैं। तो इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें जो है वो सिंथेसाइज की जाती हैं जेनेटिकल इंजीनियरिंग से। मसलन ग्लूकोज को, सुक्रोज एक तरह की शक्कर है और ग्लूकोज दूसरी तरह की शक्कर है। तो ग्लूकोज ज्यादा चीजों में काम आती है, तो सुक्रोज से ग्लूकोज जो है वो एक एंजाइम के जरिए बनाई जाती है। और ये एंजाइम कहाँ से हासिल होती है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से। और इसी तरह है कि और जेनेटिकल इंजीनियरिंग स्ट्रेन्स बैक्टीरिया के हैं जो कि अमोनिया बहुत ज़्यादा मिकदार में हवा से नाइट्रोजन लेके अमोनिया बना लेते हैं। तो अमोनिया कहाँ इस्तेमाल होती है? अमोनिया जब आप नाइट्रोजन का, आपको पता है खादें, एक नाइट्रोजन खाद होती है और एक फास्फोरस खाद होती है। तो नाइट्रोजन की खाद जो है वो अगर इस तरह बड़ी सस्ते दामों बन सकती है। और पहले भी बात होगी यहाँ पे फिर दोबारा कि ऐसे माइक्रोब्स जेनेटिकली इंजीनियरिंग बनाए गए हैं जो कि सेलुलोज जो आपकी पौधों में जो सेल
मटेरियल होता है वो सेलुलोज होता है सारा, तो इसको वो शुगर में, और शुगर को वो इथेनॉल में कन्वर्ट कर देते हैं, अल्कोहल में, तो वो फिर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है कि जब आप ने कहीं देखना हो कि माहौलियाती आलूदगी हो गई है और वो आलूदगी कम हो रही है कि नहीं। मसलन किसी जगह अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जैसे मैंने बात की थी, समुद्र में गिर गए हैं, या उनमें नेफ्थलीन एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, तो या दूसरे इंडस्ट्रियल वेस्ट, तो उनको वो बैक्टीरिया जो हैं वो उनको देखते चेक कैसे करते हैं कि ये कम हो रहे हैं कि नहीं। तो अभी देखिए फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया है फ्लोरेसेंस, सुडोमोनास फ्लोरेसेंस, जेनेटिकली जिसको अल्टर किया गया है ताकि ये लाइट प्रोड्यूसिंग, इसमें जिस तरह जुगनू में नहीं होता, जुगनू में कोई चीज होती है ना जिससे वो चमकता है, तो इसमें लाइट प्रोड्यूसिंग एंजाइम डाली गई है लुसिफेरोज, जो क्या होता है कि जब ये बैक्टीरिया को मॉनिटर करता है, तो जितना ज्यादा वो चीज पेट्रोलियम डिग्रेड होगा, उतना ज्यादा वो उसमें चमक ज्यादा आएगी। तो आप उसकी लाइट की इंटेंसिटी से देख सकते हैं कि वो कितनी ज्यादा डिग्रेडेशन हो रही है। एक और चीज है कि एक हमारी मकई और सोयाबीन, ये बहुत ज्यादा एक कीड़ा है, कट वॉर्म कहते हैं उसको। तो ये जो पिछली था माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये मौजूद होता है मेज और सोयाबीन में। तो बैसिलस बीटी में एक जीन होता है जो कि इस कट वॉर्म को के अगेंस्ट खिलाफ मदाफत देता है। तो साइंसदानों ने क्या किया कि उसको लेके बीटी में से वो जीन निकाल के इस वाले दूसरे सुडोमोनास फ्लोरेसेंस में डाल दिया गया। तो इससे क्या हुआ कि हमारी जो मकई है और सोयाबीन है उनकी फसलों में उस कीड़े के खिलाफ मदाफत पैदा होगी। ये देखिए। अच्छा, आखिर में एक चीज के पाकिस्तान में और चीजों के तो कम, लेकिन बीटी कॉटन सीड्स, यानी कि ऐसे सीड्स, ऐसे सीड्स जिनमें बीटी का वो जीन मौजूद है, ये पाकिस्तान में बहुत इंट्रोड्यूस किए गए हैं। और ये देखिए कि इससे कितनी बचत हुई कि और इस वक्त 85% जो पाकिस्तान में है जहाँ पे कपास उगती है, वहाँ पे बीटी कॉटन उगाई जाती है, लेकिन और इसकी बहुत डिमांड है, लेकिन सप्लाई इसकी लो है।